किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संदीप नागर। तारीख हो चुकी है 13 अगस्त 2026 दिन है गुरुवार का। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने परिवार के साथ स्वस्थ और खुश होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। किसान भाइयों, आज दिन गुरुवार है और आज आष्टा मंडी का नीलामी कार्यक्रम चालू रहेगा। मंगलवार को सोयाबीन के बाजार में तेजी देखने को मिला और सोयाबीन 6,900 का आंकड़ा पार करते हुए सबसे ऊंचा 6,951 रुपये प्रति क्विंटल तक बिका। अब आज देखने वाली बात यह होगी कि सोयाबीन में तेजी का सिलसिला आगे बढ़ता है या फिर बाजार में मंदी देखने को मिलती है। आज सुबह 11 बजे आष्टा मंडी में सोयाबीन की नीलामी होगी। ध्यान दीजिएगा, सोयाबीन, गेहूँ, चना, मसूर, मूंग सभी प्रकार की लाइव नीलामी देखने के लिए आप हमारे इसी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज संदीप नागर से जुड़े रहिए। किसान भाइयों, गेहूं के बाजार के साथ साथ रशियन चना और लाल चने में भी जबरदस्ती तेजी देखने को मिल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आज गुरुवार को नीलामी में तेजी कितने आगे बढ़ती है या बाजार में मंदी का रुख देखने को मिलता है। आष्टा मंडी में पिछले उपलब्ध भाव में भी गेहूं को अलग अलग वैरायटी और चने के भाव में काफी अंतर देखने को मिला था। आज दिन गुरुवार और कल शुक्रवार आष्टा मंडी चालू रहेगी। इसके बाद शनिवार 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस होने के कारण मंडी में नीलामी कार्यक्रम बंद रहेगा और रविवार को भी मंडी बंद रहेगी। यानी किसानों के पास आज और कल का ही अपनी फसल को नीलामी कराने का मौका रहेगा। इसके बाद अगले सप्ताह मंडी कब कब चालू रहेगी इसकी पूरी जानकारी आपको रविवार के दिन अपडेट कर दी जाएगी। मध्य प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले 22 लाख महिलाओं के बैंक खातों में करीब 311 करोड़ की राशि ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए यह राशि जारी की है। यह भुगतान लाडली बहना योजना से जुड़ी गैस सिलेंडर सब्सिडी के तहत किया गया है। सरकार की 450 में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने वाली व्यवस्था के तहत पात्र महिलाओं को सिलेंडर की वास्तविक कीमत और 450 के बीच की राशि सब्सिडी के रूप में वापस बैंक के खाते में दी जाती है। इससे महिलाओं को सीधा आर्थिक राहत मिलती है। बता दें कि लाडली बहना योजना के तहत इससे अलग नियमित किस्तें भी जारी होती है। जून 2026 में मुख्यमंत्री ने योजना की 37वीं किस्त के रूप में 125 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को 1835 से अधिक सीधे खातों में ट्रांसफर किए थे। अब रक्षाबंधन से पहले मिली यह राशि उन महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकार की गैस सब्सिडी योजना की पात्र है। महिलाओं को पैसे मिला या नहीं, इसकी जानकारी बैंक खाते और संबंधित भुगतान रिकॉर्ड से जांची जा सकती है। मध्य प्रदेश के देवास जिले के कमलापुर ग्राम पंचायत में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की। प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त दिलाने के बदले 5,000 रिश्वत मांगने वाले पंचायत सचिव ओम प्रकाश सारण को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। जानकारी के मुताबिक कमलापुर निवासी एक हितग्राही का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुआ था। उसे योजना की पहली और दूसरी किस्त मिल चुकी थी। तीसरी किस्त जारी कराने की प्रक्रिया के लेकर पंचायत सचिव ने कथित तौर पर जियो टैगिंग और किस्त जारी कराने के बदले 5,000 मांगे। हितग्राही ने इसकी शिकायत लोकायुक्त उज्जैन से की। शिकायत की जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद 12 अगस्त को 10 सदस्यीय लोकायुक्त टीम ने पंचायत कार्यालय में ट्रैप कार्रवाई की। जैसे हितग्राही ने सचिव को 5,000 दिए, टीम ने उसे पकड़ लिया। अब लोकायुक्त टीम आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित कानून कार्रवाई कर रही है। यह मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि प्रधानमंत्री आवास जैसी गरीब परिवारों से जुड़ी सरकारी योजना को किस्त के लिए रिश्वत मांगने का आरोप सामान्य है। सरकार की योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक बिना रिश्वत और बिना परेशानी पहुंचे, इसके लिए ऐसी कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले 72 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ जैसे हालत बन गए। नदियों और नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नर्मदा का जलस्तर सिर्फ 48 घंटे में करीब 10 फीट बढ़ा, जबकि प्रदेश में अब तक 527 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया जा चुका है। राजधानी भोपाल में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। यहाँ करीब 200 घरों में पानी घुस गया। कई सड़कें जलमग्न हो गई और भारी बारिश को देखते हुए भोपाल और गुना में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया। बारिश की सबसे ज्यादा मार कुछ इलाकों में देखने को मिली। राजगढ़ के ब्यावरा में करीब 9 इंच, खिलचीपुर में 8 इंच और जीरापुर में 7.7 इंच बारिश दर्ज हुई। अगर मालवा के सोयत कला में करीब 7.7 इंच पानी गिरा। मौसम विभाग के अनुसार इंदौर संभाग के रतलाम, झाबुआ, धार, बड़वानी और इंदौर में भी भारी बारिश का अलर्ट है। अगले 24 घंटों में इन क्षेत्रों में 4 इंच या उससे अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से नदी, नाले और तेज बहाव वाले रास्तों से दूर रहने की अपील की है। किसानों के लिए भी जरूरी है कि खेतों में पानी भरने और नदी नालों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए सावधानी बरतें। मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित भगवान नागचंद्रेश्वर मंदिर के पट नाग पंचमी का अवसर पर रात 12 बजे खोले जाएंगे। यह मंदिर साल में सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है और करीब 24 घंटे तक दर्शन का अवसर मिलता है। इस बार नाग पंचमी और सावन सोमवार का विशेष संयोग होने के कारण उज्जैन में बड़ी संख्याओं में श्रद्धालुओं को पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं को सुरक्षित दर्शन कराने की होगी। पिछले आयोजन में भी रात से लंबी कतारें लगती रही है। नागचंद्रेश्वर मंदिर की खासियत यह है कि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती के ऊपर फन फैलाए नाग की अनोखी प्रतिमा विराजमान है। धार्मिक मान्यता के चलते नाग पंचमी पर यहाँ दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस बार करीब 8 लाख श्रद्धालुओं का आने का अनुमान लगाया गया है।
मध्य प्रदेश के सिवनी मालवा में खाद की कमी को लेकर किसानों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। खाद उपलब्ध नहीं होने से परेशान किसान ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस ने मामले में 2 किसान नेताओं समेत कुल 8 लोगों को गिरफ्तार पर एफआईआर दर्ज कर ली। किसानों की शिकायत थी कि उन्हें खेती के लिए जरूरी खाद समय पर नहीं मिल रही। खाद की किल्लत के चलते किसान परेशान थे और इसी समस्या को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया गया। इससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। मामला पुलिस तक पहुंचने के बाद चक्का जाम में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब इस कार्रवाई को लेकर किसान संगठनों में भी नाराजगी की स्थिति बन सकती है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक तरफ किसान समय पर खाद उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विरोध करने पर एफआईआर दर्ज होने से किसान और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति बन गई। अब सवाल यह है, सिवनी मालवा में खाद की वास्तविक उपलब्धता कितनी है और किसानों को खाद कब तक पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में दान पेटियों खोलकर नोटों की गिनती का काम जारी कर दिया। अब तक 17 दान पेटियों से करीब 72 लाख रुपए की राशि सामने आ चुकी है, जबकि अभी 23 दान पेटियों को खोलना जाना बाकी है। मंदिर में दान राशि की गिनती पूरी पारदर्शिता के साथ की जा रही है। पूरी प्रक्रिया पर 4 सीसीटीवी कैमरों से लगातार नजर रखी जा रही है ताकि गिनती के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी को गुंजाइश ना रहे। ऐसी गिनती पहले भी सीसीटीवी निगरानी और रिकॉर्डिंग के साथ की जाती रही है। अब सबसे ज्यादा नजर बाकी बची 23 दान पेटियों पर है। अगर शुरुआती 17 पेटियों में ही 72 लाख रुपए मिले हैं तो बाकी पेटियों से निकलने वाली राशि के बाद कुल चढ़ावे का आंकड़ा काफी बड़ा हो सकता है। खजराना गणेश मंदिर में दान पेटियां आमतौर पर निर्धारित अंतराल पर खोली जाती है और यहां मिलने वाली राशि का उपयोग मंदिर के धार्मिक, सामाजिक और जन कल्याणकारी गतिविधियों में किया जाता है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित 14 गांवों के लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आई। कलेक्टर ने प्रभावित गांवों में दोबारा सर्वे कराने और पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष तरीके से कराने के निर्देश दिए हैं। दरअसल परियोजना से प्रभावित लोगों को मुआवजे और पात्रता को लेकर दोबारा जांच की जरूरत सामने आई है। इसी को देखते हुए राजस्व टीम प्रभावित गाँवों में जाकर दस्तावेज और वास्तविक स्थिति का सत्यापन करेगी ताकि किसी पात्र व्यक्ति का नाम छूट न जाए और गलत तरीके से लाभ मिल न जाए। इस प्रक्रिया में फिलहाल 5 गाँवों से जुड़े 59 प्रभावित हितग्राहियों के लिए करीब 7 करोड़ 37 लाख की राशि मंजूर की गई थी। यह राशि पात्र हितग्राहियों को वितरित की जाएगी। कलेक्टर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सर्वे में पारदर्शिता और निष्पक्षता रखी जाए। यानी केन बेतवा परियोजना से प्रभावित किसानों और अन्य परिवारों के लिए यह दोबारा सर्वे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि नए सर्वे के बाद कितने और प्रभावित परिवारों को पात्रता सामने आती है और उन्हें कितना मुआवजा मिलता है। टाटा समूह से जुड़ी खबर सामने आई है। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वे तत्काल पद नहीं छोड़ेंगे। उनका मौजूद कार्यकाल 20 फरवरी 2027 तक है और वे तब तक चेयरमैन की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। इसके बाद वे दोबारा चेयरमैन बनने के लिए अपना नाम आगे नहीं रखेंगे। चंद्रशेखरन को दोबारा 5 साल का कार्यकाल देने का प्रस्ताव फरवरी 2026 में टाटा सन्स के बोर्ड के सामने आया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। करीब 6 महीने तक स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बाद उन्होंने खुद दोबारा नियुक्ति की दौड़ से हटने का फैसला लिया और बोर्ड से जल्द नए उत्तराधिकारी का प्रक्रिया शुरू करने को कहा। इस पूरे मामले के पीछे टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट के बीच नेतृत्व और भविष्य की रणनीति को लेकर मतभेद की रिपोर्ट सामने आई है। खासतौर पर टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा के साथ मतभेदों को लेकर चर्चा है। हालांकि इस्तीफे के आधिकारिक कारण के रूप में चंद्रशेखरन ने व्यक्तिगत तौर पर इन मतभेदों को नहीं बताया। एन चंद्रशेखरन 2017 से टाटा सन्स का नेतृत्व कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फरवरी 2027 के बाद टाटा समूह की कमान किसके हाथ में होगी। मध्य प्रदेश में अब दूध से नहीं बल्कि वनस्पति वसा और दूसरी सामग्री से तैयार किए जाने वाले एनोलॉग पनीर के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 अगस्त को संबंधित अधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए। एनोलॉग पनीर दिखने में बिल्कुल सामान्य पनीर जैसा दिखता है, लेकिन इसे पूरी तरह से दूध से नहीं बनाया जाता। इसमें वनस्पति वसा या तेल, मिल्क, प्रोटीन, स्टार्च और दूसरी सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है। कम लागत के कारण इसका इस्तेमाल होटल, रेस्टोरेंट और फास्ट फूड में होने की बात सामने आती है। सरकार का कहना है कि उपभोक्ता को असली दूध से बने उत्पादन उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य के लिए खिलवाड़ रोकना इस फैसले का मुख्य उद्देश्य है। खासतौर पर त्योहारों के सीजन में दूध, मावा और पनीर के मांग बढ़ाने के कारण खास सुरक्षा पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। प्रदेश में 20 जुलाई से शुद्ध दूध और मावा को लेकर अभियान भी चल रहा है। मध्य प्रदेश से पहले महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी एनोलॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अब मध्य प्रदेश में एक खाद्य सुरक्षा विभाग इस बिक्री और उत्पादन के खिलाफ कार्रवाई करेगा। यानी अब बाजार में पनीर खरीदते समय यह देखना जरूरी होगा कि वह वास्तव में दूध से बना है या एनोलॉग पनीर है।
मध्य प्रदेश के देवास के इंडस्ट्रियल एरिया नंबर 1 एबी रोड स्थित श्री गणेश फास्फेट प्राइवेट लिमिटेड के संचालक के खिलाफ उर्वरक से जुड़े नियमों का उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई। कृषि विभाग की टीम ने 8 अगस्त को कंपनी का निरीक्षण किया था। जांच के दौरान एनपीके 1232 ग्रेन्युलेटेड मिक्सचर फर्टिलाइज का करीब 50 मीट्रिक टन स्टॉक मिला। रिपोर्ट के अनुसार इसमें 25 टन पहले से ही बेच दिया गया था, जबकि मौके पर करीब 500 बैग यानी 25 मीट्रिक टन स्टॉक मिला। विभाग ने आरोप लगाया है कि बिक्री से पहले जरूरी प्रयोगशाला विश्लेषण नहीं कराया गया। निरीक्षण में उर्वरक निर्माण के लिए इस्तेमाल होने वाले नत्रजन और पोटास की खरीद से जुड़े जरूरी बिल और वैज्ञानिक दस्तावेज भी मौके पर उपलब्ध नहीं कराए गए। विभाग ने स्टॉक का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा है और बचे हुए 25 मीट्रिक टन उर्वरक को बिक्री और परिवहन पर रोक लगा दी गई। इस मामले में संचालक दिनेश कुमावत और क्वालिटी कंट्रोलर महेश कुमार के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 तथा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई। अभी उर्वरक के नमूने की प्रयोगशाला रिपोर्ट का इंतजार है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरक केवल अधिकृत विक्रेता से खरीदें और हर खरीद की पक्की रसीद जरूर लेवें। बोरी पर निर्माता का नाम, लोट नंबर, निर्माता तिथि, पोषक तत्व और निर्धारित कीमत भी जांच लें। मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सम्मान से जुड़े हुए 2 महत्वपूर्ण पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का फैसला लिया। रानी दुर्गावती पुरस्कार और रानी अवंतीबाई वीरता पुरस्कार की पुरस्कार राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। यह फैसला मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में लिया गया। सरकार के मुताबिक इन पुरस्कारों का उद्देश्य विपरीत परिस्थितियों में समाज सेवा, साहस और उल्लेखनीय योगदान करने वाली महिलाओं को सम्मानित करना है। राशि बढ़ाने से पुरस्कार की प्रतिष्ठा के साथ साथ महिलाओं को योगदान को प्रोत्साहित करने का संदेश भी दिया गया। कैबिनेट के इस फैसले को मध्य प्रदेश में महिला सम्मान और सशक्तिकरण से जोड़कर देखा जा रहा है, जो सामाजिक क्षेत्र में कठिन परिस्थितियों के बावजूद उल्लेखनीय काम कर रही है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले में 2 पहाड़ों को जोड़कर बनाई गई अनूठी संरचना वाला एक बांध मौजूद है। खास बनावट के कारण इसे प्रदेश के अलग पहचान रखने वाला डैम बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहां अभी तक प्रमुख पर्यटन स्थलों के नक्शे पर जगह नहीं बना पाया। इस डैम के आसपास पहाड़, जलाशय, प्राकृतिक हरियाली का खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है। बारिश के मौसम में यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और भी आकर्षक हो जाता है। इसके बावजूद पर्याप्त प्रचार प्रसार और पर्यटन सुविधाओं की कमी के कारण बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ नहीं पहुंच पाते। स्थानीय स्तर पर इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने की संभावना हैं। अगर यहाँ सड़क सुरक्षा, पार्किंग, बैठने की व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाएं विकसित की जाए तो यहाँ कटनी के लिए एक नया पर्यटन केंद्र बन सकता है। यानी एक तरफ प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने की बात होती है, वहीं कटनी की यह अनूठी संरचना अभी भी पर्यटन के नक्शे से बाहर है। मध्य प्रदेश के भोपाल के जेपी अस्पताल में लगातार बारिश के बाद कई जगह छत से पानी टपकने लगा। अस्पताल के सी ब्लॉक, इमरजेंसी, महिला वार्ड और सोनोग्राफी सेंटर समेत कई हिस्सों में पानी आने की जानकारी सामने आई है। पानी रोकने के लिए अस्पताल प्रबंधन को जगह जगह बाल्टियां और दूसरे बर्तन रखने पड़े। मामला इसलिए गंभीर है क्योंकि यह वही अस्पताल है जहां रोज बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। बारिश के दौरान छत से पानी टपकने से मरीजों, परिजनों और अस्पताल के कर्मचारियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भोपाल में पिछले दिनों हुई बारिश ने शहर की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। इससे पहले शहर में कुछ ही घंटों में भारी बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए और घरों में पानी तक पहुंच गया। अब सवाल यह है कि सरकारी अस्पताल की छत की मरम्मत कब होगी और मरीजों के बारिश के दौरान इस परेशानी की राहत कब तक मिलेगी। मध्य प्रदेश में नए वक्फ बोर्ड के गठन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। याचिका में बोर्ड के पुनर्गठन की प्रक्रिया वैधानिकता पर सवाल उठाए गए। खासतौर पर यह मुद्दा उठाया गया कि पुनर्गठन से जुड़ी नोट शीट पर रात करीब 1 बजे हस्ताक्षर क्यों गए। याचिका के मुताबिक 3 जुलाई को वक्फ बोर्ड के 4 सदस्यों ने इस्तीफा दिया था और अगले ही दिन 4 जुलाई को सरकार ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए नए बोर्ड के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि प्रक्रिया बिना चुनावी या निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के पूरी की गई। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति प्रदीप मित्तल की पीठ ने की है। कोर्ट ने मुख्य सचिव समेत 4 संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी। नए 10 सदस्यीय बोर्ड में पहली बार 2 हिंदू सदस्यों मनोज मालपाणी और अनिमेश भार्गव को भी शामिल किया गया। अब सरकार के जवाब के बाद यह स्पष्ट होगा कि हाईकोर्ट इस पुनर्गठन प्रक्रिया को लेकर आगे क्या रुख अपनाता है। मध्य प्रदेश में करीब 1.25 लाख विद्यार्थियों को बोर्ड परीक्षा फॉर्म अटकने की आशंका जताई जा रही है। वजह है कि विद्यार्थियों को अपार आईडी बनाने की अनिवार्यता। कई विद्यार्थी के अपार आईडी अभी तक नहीं बन पाई, जिसके कारण परीक्षा फॉर्म की प्रक्रिया प्रभावित होने के सामने आई है। अपार आईडी यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री विद्यार्थी की डिजिटल शैक्षणिक पहचान है, जिसमें उन्हें शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक जगह जोड़ा जा सकता है। बताया जा रहा है कि अपार आईडी बनाने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए अगले शैक्षणिक सत्र से इसे अनिवार्य करने के लिए पत्र लिखा गया, ताकि परीक्षा फॉर्म भरने के समय विद्यार्थी को परेशानी न हो। मामला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर समय रहते विद्यार्थी की आईडी नहीं बनी तो स्कूल और विद्यार्थी दोनों के सामने परीक्षा फॉर्म भरने की परेशानी
परेशानी खड़ी हो सकती है। अब नज़र इस बात पर रहेगी कि शिक्षा विभाग और माध्यमिक शिक्षा मंडल इस समस्या के समाधान के लिए क्या कदम उठाते हैं। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में होने वाली नागद्वारी यात्रा को कई लोग इसकी कठिन चढ़ाई और दुर्गम रास्तों के कारण मध्य प्रदेश की अमरनाथ यात्रा भी कहते हैं। इस यात्रा में श्रद्धालुओं को घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों से होकर करीब 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। रास्ते में 7 पहाड़ों की चढ़ाई आती है और कई जगह पगडंडी बेहद संकरी और फिसलन भरी हो जाती है। नागद्वारी की यात्रा पचमढ़ी के सतपुड़ा क्षेत्र में होती है और यहाँ नाग देवताओं से जुड़ी गुफाओं में दर्शन किए जाते हैं। मुख्य गुफा करीब 35 फीट लंबी बताई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरे होती है और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। हालांकि यह धार्मिक मान्यता है, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ्य नहीं। इस साल नागद्वारी मेला 8 से 17 अगस्त 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। प्रशासन ने सुरक्षा, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस, एंटी वेनम किट, ट्रैक और पुलों की मरम्मत जैसी व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि यात्रा का बड़ा हिस्सा दुर्गम वन क्षेत्र से होकर गुजरता है। यानी यह सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, रोमांच और चुनौती से भरा करीब 16 किलोमीटर का पहाड़ी सफर है। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के आवास पर सांसदों की मुलाकात ने मध्य प्रदेश की राजनीति में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया। अलग अलग सांसदों के शिवराज से मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में इन मुलाकातों को लेकर कयास तेज हो गए। हालांकि सिर्फ मुलाकातों के आधार पर किसी राजनीतिक बदलाव का निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। सांसदों की मुलाकात के पीछे संगठन, क्षेत्रीय मुद्दे और व्यक्तिगत राजनीतिक चर्चा भी हो सकती है। इसी बीच कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने एक बयान ने मामले को और में चर्चा में ला दिया। उन्होंने सांसद के कथित बाप वाले बयान को लेकर टिप्पणी करते हुए कहा, इसके लिए जनता जिम्मेदार है। उनके लिए बयान पर राजनीतिक बहस और तेज हो गई। अब सवाल यह है कि शिवराज के घर सांसदों की लगातार हो रही मुलाकात महज सामान्य राजनीतिक संवाद है या इसके पीछे एमपी की राजनीति को लेकर बड़ी कोई राजनीति। फिलहाल इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है। किशन भाइयों, आज है 13 अगस्त और 13 अगस्त भारतीय इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। 13 अगस्त 1784 ब्रिटिश संसद में पिट्स इंडिया एक्ट पेश किया गया। इसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़ाना था। 13 अगस्त 1947 आज़ादी से ठीक 2 दिन पहले भारत में सत्ता हस्तांतरण की तैयारी अंतिम दौर में थी। इसी दिन सर हरिलाल जेकिसुंदन कानिया को स्वतंत्र भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने का फैसला हुआ। वहीं त्रिपुरा की महारानी कंचन प्रभा देवी ने भारत संघ में विलय से जुड़ा सहमति पत्र स्वीकार किया। 13 अगस्त 1997 महिला आरक्षण विधेयक, जिसे लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने के उद्देश्य से लाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री I.K. गुजराल की सरकार के दौरान आगे नहीं बढ़ सका। यानी 13 अगस्त का इतिहास ब्रिटिश शासन, आज़ादी की तैयारी और महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधि जैसे महत्वपूर्ण पड़ाव से जुड़ा हुआ है।